Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English. हम कर रहे हैं TGT प्रैक्टिस सेट 21 और इसमें 63 क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने पर जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो है सेल्फ प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। दूसरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और जिस प्रकार TGT 2021 में पूछे गए थे उस प्रकार तैयार करने की कोशिश की है। दूसरे प्रत्येक क्वेश्चन का आपको नाइस एक्सप्लेनेशन मिलेगा और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक क्वेश्चन में देने की कोशिश की गई है। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेड्स हिज और अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर। ये लाइंस जो है बतानी है किस प्ले से ली गई हैं। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि जीवन जो है एक चलती फिरती छाया है और जो व्यक्ति है वो एक मात्र प्लेयर है जो इस दुनिया के रंगमंच पर अपने पार्ट को अदा करने आता है और यहाँ पर अपना क्रोध प्रकट करता है और उसके बाद उसको नहीं सुना जाता है। तो ये लाइन मैकबेथ के द्वारा बोली गई हैं प्ले मैकबेथ में। सेकंड क्वेश्चन है, अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज। तो ये बात किसने कही है ये आपको बताना है। दीज लाइन्स आर रिटन अबाउट शेक्सपियर हु हैज़ रिटन दैम। तो ये बात जो है मैथ्यू आर्नोल्ड ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कही है। तो आपका ऑप्शन इसमें ए बैठता है, सॉरी बी, मैथ्यू आर्नोल्ड में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इसलिए इनको यहाँ पर ले लिया गया है। क्वेश्चन देखिए, विच अमॉन्ग दीज इज नॉट शेक्सपियर्स आ रोमन ट्रेजिडी। इनमें से शेक्सपियर की कौन सी रोमन ट्रेजिडी नहीं है वो आपको बतानी है। जूलियस सीजर रोमन ट्रेजिडी है, आप जानते हैं। एंटोनियो क्लियोपेट्रा रोमन ट्रेजिडी है और सिम्बेलिन किंग ऑफ इंग्लैंड है, ये आपका इंग्लिश ट्रेजिडी है। और कोरियोलेनस ये आपकी रोमन ट्रेजिडी है। तो आपका ऑप्शन सी है सिम्बेलिन। तो सिम्बेलिन ट्रेजिडी ऑफ सिम्बेलिन या सिम्बेलिन कहा जाता है, किंग ऑफ ब्रिटेन थे। क्वेश्चन फोर्थ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम ट्रेजिडी को एक्सप्लेन करेंगे और ट्रेजिडी से बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। दिस टर्म डिस्क्राइब अ करेक्टर हु यूजुअली फेल्स और डाइज बिकॉज ऑफ करेक्टर फ्लॉ और क्रूअल ट्विस्ट ऑफ फेट। जो अपने फिला के कारण या अपने फेट के ट्विस्ट के कारण, भाग के बदलाव के कारण जो फॉल होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो एंटागोनिस्ट होता है या ट्रेजिक हीरो या प्रोटैगोनिस्ट या फॉयल। तो ये आपका ट्रेजिक हीरो है क्योंकि ये क्वालिटी जो बताई गई हैं ट्रेजिक हीरो की बताई गई हैं और ट्रेजिक हीरो का जो फॉल होता है वो उसके ट्रेजिक फ्लॉ के कारण, जो उसके करेक्टर में होता है उसके कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ ट्रेजिडी। तो इसमें ट्रेजिडी का एलिमेंट कौन सा नहीं है। देखिए, ट्रेजिडी में एन एपिक हीरो नहीं होता है। ट्रेजिडी में जो होता है वो प्रोटैगोनिस्ट होता है हाई स्टैंडर्ड का या उच्च परिवार का। देखिए, एनाग्नोसिस होता है, कैथारसिस होता है, हेमर्सिया होता है, ट्रेजिक फिला होता है, बहुत सारी चीज़ होती हैं लेकिन ये नहीं होता। तो आपका ऑप्शन ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मीन द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि भाग्य का बदलाव। तो भाग्य का बदलाव किसे कहा जाता है। देखिए, ट्रेजिक हीरो को हम भाग्य का बदलाव नहीं कह सकते। पेरिपेसिया जो होता है वो रिवर्सल ऑफ फेट होता है, तो इसको हम कहेंगे भाग्य का बदलाव। और जो कैथारसिस होता है, कैथारसिस वो चीज़ होती है जो
जिसको प्ले में लोग सीन देख करके अपने अंदर, अपने भीतर एक सुधार महसूस करते हैं, एक परगेशन की भावना महसूस करते हैं, शुद्धिकरण की। तो शुद्धिकरण की भावना को कैथारसिस कहा जाता है। और हैमर्सिया जो होता है वो उस करेक्टर के अंदर ट्रेजिक फिला होता है, जैसे नोबल इन एक्शन हैमलेट के अंदर था और एम्बिशन मैकबेथ के अंदर था। इनके इनके चरित्र की कमी हैमर्सिया कहलाती है। व्हेन अ करेक्टर मेक्स क्रिटिकल डिस्कवरी इट इज कॉल्ड। देखिए, अब उसकी हैमर्सिया के कारण तो आप जानते हैं कि उसके डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके करेक्टर में जो कमी होती है उसके कारण उसका पतन तो निश्चित है। तो उसके पतन से क्या होता है, उसके करेक्टर में एक, उसके भाग्य में एक चेंज आता है, उसे बोलते हैं पेरिपेसिया। और उस पेरिपेसिया के कारण जो चेंज होता है, उसका डाउनफॉल होता है। फिर उसके बाद उसको अपने डाउनफॉल का अचानक कारण पता लगता है। जब ये कारण पता लगता है तो वो डिस्कवरी ऑफ उसकी जो फॉल्ट होता है उसको बोलते हैं एनाग्नोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाग्नोसिस। क्वेश्चन 8 है, टू रैप समथिंग बैक अप इज कॉल्ड। जब सारा कुछ लपेटना यानी कि सब कुछ समेटना, तो देखिए अगर ट्रेजेडी है तो कैटास्ट्रॉफी में सारा कुछ समेट लिया जाता है, और अगर आपकी कॉमेडी है तो वो टर्म है डिनाउमेंट। तो डिनाउमेंट जो है लास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टर्निंग पॉइंट ऑफ अ प्ले इज कॉल्ड। तो अभी तो हम कह रहे थे टर्निंग पॉइंट क्या कहलाता है। तो टर्निंग पॉइंट जो होता है आपका किस एक्ट में होता है, वो एक्ट होता है थर्ड, और वहाँ होता है क्लाइमैक्स। क्या होता है? क्लाइमैक्स। और क्लाइमैक्स एक्चुअली एक्ट नंबर थर्ड में पाया जाता है। उसके बाद फॉलिंग एक्शन होते हैं और उससे पहले राइजिंग एक्शन होते हैं, और यहाँ पर क्लाइमैक्स होता है। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो देखिए आपके जर्मन प्ले राइट नोबलिस्ट और क्रिटिक रहे हैं गॉस्टब फ्रेटाग। तो उन्होंने गॉस्टब फ्रेटाग ने एक पिरामिड बनाया था, और इस पिरामिड में यहाँ से शुरू किया था और यहाँ ख़त्म किया था। तो यहाँ जानते हैं कि इस जगह जो होता है वो कैटास्ट्रॉफी होता है लास्ट में, और यहाँ पर आपका क्लाइमैक्स होता है, और ये होता है आपका एक्सपोजिशन, और ये होता है फॉलिंग एक्शंस, और ये जो चलते हैं ये आपके राइजिंग एक्शन चलते हैं। तो यहाँ पर जो होता है वो आपका एक्सपोजिशन होता है। तो बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर जो है, जो जैसा कि जर्मन प्ले राइट ने बताया, गॉस्टाव फ्रेटैग ने, वो एक्सपोजिशन बताया। तो यहाँ पर आपका एक्सपोजिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन हैमर्सिया। देखिए ग्रीक ट्रेजेडी में जो कॉमन हैमर्सिया कहा गया था वो कहा गया था ह्यूब्रिस को, जिसका अर्थ होता है प्राइड। तो देखिए प्राइड के कारण ही जो प्रोटैगनिस्ट है उसका डाउनफॉल दिखाया जाता था। लेकिन हमारे यहाँ जो इंग्लिश शेक्सपियर की ट्रेजेडी थी उनमें करैक्टर में जो कमी थी, हैमलेट में नोबल इन एक्शन यानी कि देरी की थी उसने, मैकबेथ में एम्बिशन, तो ये, और किंग लियर में जो था वो अहम था, उसमें भी प्राइड था। तो ह्यूब्रिस इसमें मेन माना गया है। इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज। डोमिनेंट नोट क्या है? तो शेक्सपियर ट्रेजेडी में जो डोमिनेंट नोट है, डेस्टिनी इज करेक्टर, या रीजनल इज सुपीरियर, करेक्टर इज डेस्टिनी, या करेक्टर हैज नो रोल। तो जो इसका ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, करेक्टर ऑफ डेस्टिनी। ऑप्शन सी। अब ये समझ लीजिए, एक बार में याद हो जाएगा। अपने लोग हिंदी में बोलते हैं कि तुलसीदास जी की एक चौपाई है, ये नीचे लिखी हुई है मैंने, कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। यानी कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है।
तो ये चौपाई है। ऐसी ही बात हमारे भागवत गीता में कही गई है। तो करेक्टर ऑफ डेस्टिनी का मतलब है करेक्टर, जो पात्र है, प्रोटैगनिस्ट हो चाहे एंटागोनिस्ट हो, उसके करेक्टर में जो कमी होती है वो उसके डाउनफॉल की ओर ले जाती हैं। तो यह भाग्य जो है वो सेकेंडरी बन जाता है और जो प्राइमरी बनता है वो उसके करेक्टर की कमी बनती है, उसके चारित्रिक दोष बनता है। यही होता है कि शेक्सपियर ट्रेजेडी में जो चारित्रिक दोष है, इनके करेक्टर जो है उसका, वही उसके डेस्टिनी को निर्धारण करता है, उसकी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। तो यही कारण कहा गया है कि करेक्टर इज डेस्टिनी। समझ गए होंगे। तो इसको किसने दिया? देखिए, करेक्टर ऑफ डेस्टिनी एक फिलोसफर रहे हैं हेराक्लिटस, और ये 15th सेंचुरी बीसी के ग्रीक फिलोसफर हैं। उन्होंने इस टर्म को दिया है। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। लेकिन जो करेक्टर ऑफ डेस्टिनी है, विलियम शेक्सपियर के प्लेज में किसने इसको कहा है? तो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सेड दैट शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडीज आर करेक्टर इज डेस्टिनी? तो ये बात जो कही है वो ब्रेडले ने कही है, एसी ब्रेडले ने कही है। और आप जानते हैं एसी ब्रेडले से प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने लेक्चर्स ऑन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, लेक्चरर्स ऑन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखा है और उसमें ये बात इन्होंने कही है, एसी ब्रेडले। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉल्ड हेमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर? तो आर्टिस्टिक फेलियर हेमलेट को किसने कहा है? तो ये हैं आपको पता है, ये तो इजी क्वेश्चन है और फेमस है। ये हैं आपके टी.एस. इलियट, और इन्होंने एक ऐसे लिखा है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, और उसमें इन्होंने टी.एस. इलियट ने हेमलेट को फेलियर कहा है, आर्टिस्टिक फेलियर। क्यों? ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव इसमें जो गुण हैं वो शामिल नहीं होते। लेकिन इसी ऐसे में इन्होंने लिखा है विच प्ले इज कंसिडर्ड एज आर्टिस्टिक सक्सेस बाय टी.एस. इलियट इन हिज ऐसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। इसी में इन्होंने आर्टिस्टिक सक्सेस भी कहा है। तो कौन कौन से प्लेस को कहा है या कौन को नहीं कहा है? मैकबेथ को कहा है, कोरिन्थियस को कहा है, या एंटोनी क्लियोपेट्रा कहा है, या सभी को कहा है? तो उन्होंने इन तीनों प्लेस के नाम दिए हैं और कहा गया है कि तीनों प्लेस आर्टिस्टिक सक्सेस है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें डी बनता है। हु कॉल हेमलेट मोनालिसा ऑफ करेक्टर? तो देखिए, ये मोनालिसा ऑफ करेक्टर इन्होंने कहा है क्योंकि जो इसमें आर्ट का वर्क दिखाई नहीं देता, लेकिन वह काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए इन्होंने इसको मोनालिसा कहा है। और ये भी बात इन्होंने टी.एस. इलियट ने ही कही है, यही बात टी.एस. इलियट ने कही है, और हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो ऐसे है उसी में कही है। जब इन्होंने कहा है कि आर्टिस्टिक सक्सेस 2-3 प्लेयों को बताया, उसी के तुरंत नीचे कहा गया है मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। तो ये भी किस प्ले में कही, किस ऐसे में कही है? हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में, टी.एस. इलियट ने। तो क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, हेमलेट is the Mona Lisa of literature, a work that is interesting but not a work of art. It means the writer is unable to objectify the emotions. अब इसी के बाद who had made फ्रेजियन इंटरप्रिटेशन ऑफ हेमलेट? देखिए, फ्रेजियन इंटरप्रिटेशन ऑफ हेमलेट का मतलब है, एक क्रिटिक रहे हैं आपके फ्रेजियन, यानी कि फ्रॉड रहे हैं क्रिटिक, और उनके सहयोगी, उनके जो समकालीन रहे हैं वो रहे हैं अर्नेस्ट जोन्स। और इन्होंने जो ऐसे लिखा है हेमलेट एंड ओडिपियस, हेमलेट एंड ओडिपियस।
और इसमें इन्होंने कहा है हैमलेट के जो हैमलेट करेक्टर है उसके बिहेवियर की जो अकथनीय बातें हैं, जो किसी को नहीं पता थी, वो इन्होंने बात कही है। तो जिस प्रकार देखिए जो फ्रॉड रहे हैं, तो फ्रॉड ने हैमलेट पर कुछ कहा था और उन्हीं के कथन के अनुसार अर्नेस्ट जोन्स ने ये ऐसे लिखा है, तो जिसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स हैमलेट के अंदर इन्होंने दिखाया है। तो इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखिए अर्नेस्ट जोन्स की रचना है हैमलेट एंड ओडिपस। तो हैमलेट एंड ओडिपस इज ए स्टडी ऑफ विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट इन विच टाइटल करेक्टर इज इन एक्सप्लिकेबल बिहेवियर। तो उसको जो अकथनीय बिहेवियर है उसका इन्होंने उसमें वर्णन किया है, उसके चरित्र का वर्णन किया है। तो ये रहे सिगमंड फ्रॉड, और ये अर्नेस्ट जोन्स के कलीग रहे थे। तो उन्होंने कुछ कमेंट किया था हैमलेट के करैक्टर पर, तो उसी पर बेस इन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स में लिखा है। उम्मीद कर रही ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। व्हाट एलिमेंट डज व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिलेट टू? तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है भाग्य का पहिया जब बदल देता है। तो अभी आपने पढ़ा था कि भाग्य का पहिया किसको कहा गया है, तो भाग्य का पहिया कहा गया है आपका पेरिपेसिया को। भाई सबको एक्सप्लेन पहले किया जा चुका है। पेरिपेसिया को कहा गया है अचानक उसके भाग में रिवर्सल, और ये जो ऊपर है एनाग्नोसिस, ये उसके अपनी गलतियों का अचानक रहस्योद्घाटन होता है, पता लगता है, उसके बारे में बताया गया है। और हेमर्सिया तो जानते हैं, तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन आपका डी है, कहीं भूल जाए। और फाइंड आउट विच पॉइंट इज फॉल्स अबाउट ट्रेजेडी। तो इसमें बहुत ध्यान सुनिए, ये जो गॉस्टब फ्रेटियाग रहे हैं उन्होंने पिरामिड बनाया है, तो एक्ट फर्स्ट एक्सपोजिशन में आता है, और एक्ट सेकंड राइजिंग एक्शन आते हैं, और एक्ट जो थर्ड है वो क्लाइमैक्स आता है। ये बात हम कर रहे हैं यहाँ ट्रेजेडी की। अब इसमें ये फॉलिंग एक्शन आते हैं एक्ट 4 में, और नीचे आ रहे हैं कैटास्ट्रॉफी। ट्रेजेडी की बात हो रही है। तो आप देख लीजिए ये 5 ऑप्शन बताए गए हैं। तो एक्ट 5 बताया गया है फॉलिंग एक्शन डिनाउमेंट, लेकिन जब हम ट्रेजेडी की बात करते हैं तो डिनाउमेंट कहाँ से हो जाएगा, यहाँ तो कैटास्ट्रॉफी होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ई होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि फॉल्स है। तो बाकी जानकारी पसंद आई होगी। क्वेश्चन है इन विच ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर यूज्ड फिलियल इनग्रेटिट्यूड। तो फिलियल इनग्रेटिट्यूड किस प्ले की थीम है, हैमलेट की, किंग लियर की, और मैकबेथ की, या अथुले की? तो आप अगर इसका अर्थ बता दें तो आप समझ जाएंगे। फिलियल का मतलब होता है आपके संतानोचित, यानी संतानों के द्वारा, और इनग्रेटिट्यूड माने होता है एहसान फरामोशी, यानी कि कृतज्ञता। तो संतानों के द्वारा जो एहसान फरामोशी की थीम है वो इनमें से किस प्ले में है? तो देखिए ये तो किंग लियर में है, आपको पता है भाई, रीगन और गोनरेल दोनों एहसान फरामोश हैं, और दूसरा जो ग्लॉस्टर का नाजायज पुत्र होता है एडमंड, वो भी एहसान फरामोश दिखाया गया है। तो ये थीम इसमें दर्शाई गई है, तो आपका ऑप्शन बी बैठता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हेन विलियम्स वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो आप जानते हैं 1793 में, और अब जल्दी कर लेते हैं, काफ़ी एक्सप्लेन हो गए। व्हेन वर्ड्सवर्थ बिगेन अ फ्रेंडशिप विद कॉलरिज। तो कॉलरिज से फ्रेंडशिप शुरू होती है इनकी 1795 में, और उसके बाद होती है जब इनके एक मित्र होते हैं, उनका नाम ध्यान है भी, तो उन्हें वो लेगेसी छोड़ते हैं 900 पाउंड की। कलवर्ट हैं उनको 900 पाउंड की लेगेसी छोड़ते, उसके बाद ये इनके मित्र बनते हैं और ब्रिस्टॉल में मिलते हैं दोनों लोग। हु हैड लेफ्ट
विलियम वर्ड्सवर्थ आ स्मॉल लेगेसी। तो ये आपके हैं रेस्ले कल्बर्ट। इन्होंने 900 पाउंड की जो है वसीयत विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम छोड़ दी अपनी डेथ के बाद। तो इसका ऑप्शन ए है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पढ़ा भी होगा आपने। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट बिलोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। कि मेरे लिए जो सबसे तुच्छतम फ्लावर है, फूल है, वो भी उन विचारों को लौटा देता है, उन विचारों की तो वापस ले जाता है और गहन कृतज्ञता से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये बात किस पोइम में कही है? तो ये लास्ट लाइंस हैं, शायद सेकंड एंड फोर्थ लास्ट लाइंस होंगी और ये बात कही है इन्होंने इमोर्टलिटी ओड में। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेक्सपियर वॉज विद अस, मिल्टन वॉज फॉर अस, बर्न शैले वर विद अस। शेक्सपियर हमारे साथ थे, मिल्टन हमारे साथ थे, बर्न शैली सब हमारे साथ थे। दे वॉच फ्रॉम दियर ग्रेव्स, वे अपनी कब्रों से उन्होंने देखते हैं। ही अलोन ब्रेक फ्रॉम द बैन एंड द फ्री मैन, जो स्वतंत्र लोग थे उनका जो संग था उन्होंने उसको छोड़ दिया। ही अलोन सिंग्स टू रियर एंड द स्लेव्स, और अकेला वह डूब गया और उसने दास्ता अपना ली। तो ये बात किसके बारे में कही गई है? यहाँ पर ही जो है वो कौन है? तो ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कही है और उम्मीद कर रहे हैं आपको पता होगा, क्योंकि मैंने जानबूझ के वो लाइंस नहीं ली हैं। तो ये बात लॉस्ट लीडर में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कही है। ठीक है। आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, मैं अपने पूर्व हृदय की जो भाषा थी मैं उनको पकड़ पा रहा हूं। एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर, और जो मैं पहले आनंद लिए थे, इन दाई शूटिंग लाइट्स ऑफ दाई वाइल्ड आइज, मैं तुम्हारी वाइल्ड आंखों में वो चमक देख पा रहा हूं, चुभती हुई चमक देख पा रहा हूं जो मैंने पहले महसूस की थी। तो यहां पर पता लग गया होगा किसने ये बात कही है। तो ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ डोरथी से कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में तुम, क्योंकि तुम पहली बार आई हो और मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ, और दूसरी बार पहली बार में जो चमक होती है किसी भी सुंदर चीज़ को देखने के बाद, तो वो तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रही है और वो महसूस हो रहा है कि पहले मैं भी इसी तरह महसूस किया करता था। तो ये टिंटर नेवी की लाइन्स हैं। एंड हार्क, और सुनो, हाउ ब्लिद द थ्रसल सिंग्स, थ्रसल पक्षी का नाम है कि थ्रसल छोटी सी चिड़िया कितना सुंदर गाती है। ही टू इज नो मीन प्रीचर, वह भी कोई छोटा मोटा उपदेशक नहीं है। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनके सामने आइए, उनके संपर्क में आइए। लेट नेचर बी योर टीचर, और प्रकृति को अपना जो है शिक्षक बनने दीजिए। तो ये लाइन किस जो है पोइम से ली गई हैं? तो आप जानते हैं कि इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ शायद हेजलिट को या किसी और को समझा रहे हैं ये बात। तो ये बात जो है टेबल्स टर्न्ड इनकी पोइम है, वहाँ से ये बातें, ये लाइन्स ली गई हैं। तो आपका ऑप्शन डी बनता है। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये बात क्लियर हो रही कि गॉड की जो आवाज़ है उसकी ईस्टर्न डॉटर किसे कहा गया है? अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, हु इज द ईस्टर्न डॉटर ऑफ गॉड्स वॉइस? कंसाइंस यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ के लिए कहा गया है, या ड्यूटी कर्तव्य के लिए कहा गया है, या डिफ़िकल्टी मुसीबतों के लिए कहा गया है, या होली लाइट पवित्र रोशनी के लिए कहा गया है? तो इनकी पोइम है ओड टू ड्यूटी, तो उसी में ये बात कही गई है, ड्यूटी के लिए। Whom does Matthew Arnold pay his tribute in these lines? He led us we lay at birth on the cool flowery lap of earth.
इसका अर्थ बताते हैं, बहुत सुंदर अर्थ है। तो ये बातें पहले तो बता दें कि ये बात मैथ्यू आर्नोल्ड ने, आपको पता ही होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ये बातें कही हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है कि ही लेड अस, लेड माने होता है बिस्तर लगा देना, बिछा देना, यहाँ पर बिस्तर लगाना है। अस एज बी ले एट बर्थ, जब हमारा जन्म हुआ था, जब हम पैदा हुए थे तो उन्होंने पहले ही एक बिस्तर लगा दिया था। ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ, इस पृथ्वी की फ्लावरी लैप में, वो भी शीतल, यानी शीतल फूलों से युक्त गोद में, उन्होंने पहले ही, हमारे जन्म से पहले ही हमारे लिए सुंदर सा बिस्तर लगा दिया था। बहुत सुंदर लाइन्स हैं। और ये कहाँ से ली गई हैं? मेमोरियल वर्स। तो मेमोरियल वर्सेस में कई राइटर के बारे में लिखा है और ये 1850 में मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है। दीज आर फेमस सोनेट सीरीज विच वन इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए, एमरोटी जो है आपकी किसकी है ये बतानी है, रिवर डडन किसकी है, और सोनेट फ्रॉम पुर्तगीज या हाउस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर जो रिवर डडन है 1820 में लिखी गई, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट सीरीज है और इस सोनेट सीरीज में 34 सोनेट्स हैं। बाकी सोनेट्स क्रम से किसने लिखे गए हैं? देखिए, फेमस सोनेट सीरीज हैं, सिडनी की है एस्ट्रोपल एंड स्टेला, और स्पेंसर की है एमरोटी, और वर्ड्सवर्थ की रिवर डडन सीरीज है, और डीजी रोसेटी है हाउस ऑफ लाइफ है, और सोनेट फ्रॉम पुर्तगीज जो है वो एलिजाबेथ वेरेट ब्राउनिंग की हैं, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है। तो हाउ मैनी सोनेट आर देयर इन रिवर डडन सोनेट सीरीज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? अभी बता चुके थे 34, और पहले इसमें 33 हुआ करते थे, बढ़ा दिया गया। हाउ मैनी सोनेट्स डिड विलियम वर्ड्सवर्थ राइट? तो कुल सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो 523 लिखे हैं, ऑप्शन आपका सी है। आई फेल्ट माई सेल्फ एट वंस बेटर एंड हैप्पियर एज आई केम अंडर देयर इन्फ्लुएंस। मैं अपने आप को बेटर महसूस करने लगता हूँ और प्रसन्न महसूस करने लगता हूँ जब मैं उनके संपर्क में आता हूँ। तो हु सेड अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ पोइम? विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम के बारे में ये किसने कही? इसको दूसरी तरह से भी पूछा जाता है, whom did वर्ड्सवर्थ पोइट्री वर्क एज मेडिसिन? किसके लिए वर्ड्सवर्थ की पोइट्री दवाई का काम करती है? तो ये भी शायद सरल सा प्रश्न है, कई बार आपने सुना होगा, आपके संपर्क में आया होगा। ये है सीनेटर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे J.S. मिल। तो जब भी कभी उदास हुआ करते थे, पार्लियामेंट के काम से थक जाते थे, तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाओं को पढ़ते थे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी है। Who wrote an especially stinging review, The Excursion, in the Edinburgh Review, beginning with the infamous line, "This will never do"? और एक्सकर्सन इनकी रचना है, इसमें 9 एपिलॉग हैं। उसको बारे में किसने कहा कि ये दिस विल नेवर डू, ये काम नहीं करेगी, ये नहीं चल पाएगी। और इन्होंने क्या किया था कि इसका रिव्यू लिखने तक से मना कर दिया, इसको क्रिटिसिज्म इस पर लिखने से भी मना कर दिया था। तो ये कौन थे आपको बताना है। तो विलियम हैजलिट थे, फ्रांसिस जेफरी थे, या डी क्विंसी, या टॉमस कार्लाइल? तो ये आपके रहे हैं फ्रांसिस जेफरी, इन्होंने इस बात में लिखा है। तो आपका ऑप्शन भी है, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। और हु सेड दिस अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ? द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो ये बात किसने कही है? तो इसी एडिनबर्ग जो रिव्यू लिखा था, ये वाला एडिनबर्ग रिव्यू बिगिनिंग विद द फेमस है। तो इसी रिव्यू में एक रिव्यू आया था, विलियम हैजलिट ने लिखा था। और विलियम हैजलिट जो थे
वो विलियम वर्ड्सवर्थ को एक ट्रूली ग्रेट पोइट नहीं मानते थे, तो उन्होंने कहा ही स्पॉइल्ड द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ये बात इन्होंने विलियम हैज़लिट ने कही थी। तो ऑप्शन आपका ए बैठता है। विच अमॉन्ग दीज प्लेज बाय बेन जॉनसन इज नॉट अ कॉमेडी। ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था कि इसमें कॉमेडी कौन सी है। तो इसमें एल्केमिस्ट कॉमेडी है, साइलेंट मूवमेंट कॉमेडी है, कैटेलाइन जो है ये आपकी ट्रेजिडी है, तो आपका ऑप्शन सी बैठता है। और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये आपकी कॉमेडी है। और इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने एक रोल किया था। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो आपको बताना है कौन सा है, सोचने का समय है। ही वैल्यूड हिज फ्रेंडशिप मोर देन ही वैल्यूज माइन। तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। whom did you say was there। इसमें was वर्ब का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो whom होना चाहिए, तो whom सब्जेक्ट नहीं होता है, who होता है। तो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ही ले अंडर द पीपल ट्री। ले वर्ब की सेकंड फॉर्म है और लाई मॉडल लेटना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म है ले, तो इसलिए ये सही है। टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, हर बात को समझ करके, हर पॉइंट को समझ करके। हिज लॉट इज ए हैप्पी वन। तो सोचा जाए उसका भाग जो है काफ़ी प्रसन्नचित्त है। ये कहने वाला यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। कहीं ऐसा ना कि टेकिंग के कारण यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है। सेंटेंस है लिसन टू मी, इसको आपको क्या करना है, वॉइस चेंज करना है। तो लिसन टू मी का मतलब आर इसमें रिक्वेस्ट की गई है, तो यू हैव टू लिसन टू मी ऐसा नहीं आएगा। यू मस्ट लिसन टू मी इस प्रकार नहीं बनेगा। यू आर सपोज लिसन टू मी। तो जो करेक्ट सेंटेंस है वो फोर्थ है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू मी। चेंज द वॉइस। वाई डिड ही डिफ्राउड यू ऑफ योर अर्निंग। तो ऑफ यू और डिफ ही को आप चेंज कर लीजिए, प्लेस को चेंज कर लें, और पास्ट इंडेफिनिट है तो यू आएगा, तो यहाँ पर आएगा वाई वर। तो वाई वर यू डिफ्राउड बाई हिम और योर लर्निंग। ऑफ योर लर्निंग पहले भी ले सकते हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वाई वर यू डिफ्राउड टू योर लर्निंग किया गया है, तो टू योर क्यों, तो इसको चेंज नहीं करते हैं। वाई वॉज द डिफ्राउड ऑफ हिज लर्निंग, तो ही क्यों, या तो यू होना चाहिए था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है वाई डिड, तो यहाँ डिड नहीं होगा, तो नेचुरल है वाई वर यू डिफ्राउडेड ऑफ योर लर्निंग बाई हिम, ये आपका सेंटेंस ठीक है। द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल देन। तो देखिए गार्डन्स ऑफ श्रीनगर आर दिस ऑफ मैसूर। तो देखिए यहाँ पर गार्डन्स है और गार्डन से तुलना की गई है, तो मैसूर के गार्डन से की गई होगी, तो बनेगा जो कि दोज ऑफ मैसूर। दिस दैट और दीज तब लगता है जब वहाँ पर हम मौजूद होते, मौजूद की संभावना नहीं, हम केवल तुलना कर रहे हैं, तो दोज ऑफ मैसूर की बात होगी। ठीक। और विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आई वेंट देयर विद ए व्यू टू। देखिए विद ए व्यू टू जो आपका फ्रेज है, इसके बाद जेरेंड आता है, तो यहां पर मीटिंग हिम आएगा। आई वेंट देयर विद ए व्यू टू मीटिंग हिम, तो जिसमें हो विद यू मीटिंग हिम, तो ये आपका ऑप्शन बी ठीक होना चाहिए। और नीचे वाले में देख लें क्या कमी है, विद ए व्यू टू मीटिंग हिम, तो विद ए व्यू नहीं है, फॉर ए व्यू टू है यहाँ पर, ये गलत है। और विद ए व्यू टू मीटिंग हिम, सॉरी विद तो आई वेंट देयर विद व्यू टू है, इसमें ए नहीं लगा, सॉरी।
तो इसलिए ये गलत है, विद आ ब्यूटी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी ही ठीक है। विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन? देखिए, लुक बिफोर यू डू, लुक बिफोर यू वर्क, लुक बिफोर यू लीव और लुक फर्स्ट देन लीव। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि लुक बिफोर यू लीव का अर्थ होता है बी कॉशियस बिफोर यू मूव फॉरवर्ड। देखिए, वन मस्ट बी कॉशियस, इसका अर्थ निकलता है कि हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रोज गॉथिक नॉवेल डिनोट्स किसके बारे में बात करता है? तो ये 2021 में आया हुआ है। द मिडिएबल टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क, ये नहीं है। अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज बीन सेट इन द मिडिल एजेस, ओपन सफिस्ड विद ग्लूमी कैसल, ये आपका ऑप्शन ठीक है। अ नॉवेल फुल ऑफ मिस्टीरियस एंड मॉडर्न एज, ये नहीं है। अ टाइप ऑफ फिक्शन विद एक्जोटिक सेटिंग, ये नहीं है। तो क्वेश्चन 44 है, द टर्म नोवेला वॉज अप्लाइड हिज टेल्स रिटन इन 14th सेंचुरी बाई। तो 14th सेंचुरी में जो टेल लिखी गई नोवेला, वो किस में अप्लाई हुई? तो आपके ऑप्शन है फ्रांसिस्को रिवेलियस फॉर गरगेंटुआ, या बोकासियो फॉर डेकामेरन, और पेट्राक फॉर रेरम फैमिलियन लिवर, या नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो नोवेला टर्म अप्लाइड हुई है वो बोकासियो की रचना है डेकामेरन, उसमें आई है। तो इसका ऑप्शन बी है, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। एन इंग्लिश नॉवेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम नोवेला इज आ एन। तो देखिए, नोवेला आपका कौन सा शब्द है? तो नोवेला से बना है, और आप जानते हैं 14th सेंचुरी में बना है, और ये इटालियन शब्द है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी होगा। द इंग्लिश नॉवेल नेम फॉर नॉवेल इज ड्राइव फ्रॉम इटालियन नोवेला विच वॉज आ शॉर्ट टेल इन प्रोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नोवेला? इसका अर्थ क्या होता है? आ लिटिल न्यू थिंग, या आ लिटिल न्यू सॉन्ग, या आ लिटिल न्यू स्टोरी, या आ लिटिल न्यू प्रोज। तो जो नोवेला का जो अर्थ बैठता है वो है आ लिटिल न्यू थिंग। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है। व्हाट इज ट्रू अबाउट पिकारेस्क नॉवेल? देखिए, पिकारेस्क नॉवेल के बारे में जो 4 बातें बताई गई हैं, ये एमएच अब्राहम में जो डिस्क्राइब जिस प्रकार की गई हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले बार बैलेट के बारे में पूछा था, और एमएच अब्राहम का जो पैसेज था बैलेट का, उसी को उन्होंने पॉइंट में बदल दिया था। तो सेम वे आई हैव चेंज्ड द पैसेज इनटू पॉइंट्स। तो आपको बताना है कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, 4 में एक जानबूझ के गलत किया गया है। अ टिपिकल स्टोरी कंसर्न द एस्केपेडेस इन सोशियंट रास्कल हु लिव्स by his wit and so little if any alteration of character through the long succession of his adventure। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है मिस्चीवियस, वो मिस्चीव्स करता है, तो उसकी एक आवारा की कहानी होती है, और जो अपने चरित्र में पूरे एडवेंचर्स के दौरान किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता। तो ये बात सही है। पिकारेस्क फिक्शन रियलिस्टिक इन मैनर, ये ठीक है, मैनर में रियलिस्टिक होता है। एपिसोडिक होता है, क्योंकि जो एडवेंचर्स होते हैं उसके, उनको एपिसोड में डिस्क्राइब किया जाता है, और किसी भी एपिसोड में वो अपने करेक्टर को चेंज नहीं करता, वो अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करता, और उसका स्ट्रक्चर एंड ऑफन सटारिकल इन एम, और एम में सटारिकल होता है। और थर्ड है, द सोर्स ऑफ पिकारेस्क नॉवेल फॉर इंग्लिश राइटर्स वॉज द इटालियन लिटरेचर ऑफ द 14th सेंचुरी। तो देखिए, नॉवेल का सोर्स तो, और नॉवेल जो डेवलप हुआ है वो तो 14th सेंचुरी इटली में हुआ है, और बोकासियो की
उससे डेकामरन से लिया गया है, लेकिन जो आपका पिकेरेस के नॉवेल है वो स्पेनिश लिटरेचर से लिया गया है, और वो भी 16th सेंचुरी की लिटरेचर से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बैठता है। और द फर्स्ट एंड वेरी लिवली इंग्लिश एग्जाम्पल ऑफ थॉमस नेस अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर जो है, इसका एग्जाम्पल मिलता है। तो आपका ऑप्शन सी है। और बाकी जो ऑप्शन सी को एक्चुअल एक्सप्लेन है वो ये है, एज मालगुडी बिलोंग टू आर के नारायण, और जो आपका योकना पटोफा ये इसका सही उच्चारण है। ये इसका रिलेशन किससे है? तो ये योकना पटोफा एक नदी है अमेरिका की, और वहाँ की ये काउंटी इन्होंने डेवलप की है, जिस प्रकार मालगुडी की गई है। तो उसी प्रकार विलियम फॉकनर ने, जो आपके अमेरिकन राइटर रहे हैं, नॉवेलिस्ट रहे हैं, तो उन्होंने फिक्शनल काउंटी को डेवलप किया है। और मिसिसिपी एक जगह है उसकी काउंटी के पास। तो ये विलियम फॉकनर से रिलेटेड है। दूसरा है, व्हाट इज एन अलेक्जेंड्रियन? अलेक्जेंड्रियन क्या है? देखिए, अलेक्जेंड्रियन आ वर्स ऑफ 6 लाइन ऑफ 12 syllable related to Alexander the Great, a type of the poem, a novel written on the serious matter। तो अलेक्जेंड्रियन 12 syllable की या 6 फीट की लाइन होती है। तो इसको ठीक, और इसको क्या कहते हैं? हेक्सामीटर। व्हाट इज एन अलाइनेशन इफेक्ट एज टोल्ड बाई बर्टोल्ट ब्रेख्ते इन द स्टोरी ऑफ एपिक थिएटर? तो एपिक थिएटर की जब उन्होंने रचना की, तो इसमें कौन सी बात उन्होंने अलाइनेशन इफेक्ट के बारे में ब्रेख्ते ने बताया, तो वो क्या चीज़ है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए, अलाइनेशन शब्द का अर्थ होता है अलगाव। अलगाव का मतलब होता है अपने आप को डिटैच करना, किसी से दूर करना। तो इट इज अ ड्रामेटिक इफेक्ट एम्ड एट इनकरेजिंग एन एटीट्यूड ऑफ क्रिटिकल डिटैचमेंट इन द ऑडियंस। तो ऑडियंस में जो डिटैचमेंट की, अलगाव की भावना होती है, उस दृष्टिकोण को पैदा करना इसका एम था, रादर देन पैसिव सबमिशन ऑफ रियलिस्टिक इल्यूजन। और जो रियलिस्टिक इल्यूजन स्टेज पर प्रदर्शित किया जाता था, तो कहीं ऐसा ना हो कि ऑडियंस उन रियलिस्टिक जो इल्यूजन्स थे उनको सच मान बैठे, और जो वास्तविकता है उसको भुला बैठे, तो और अपने आप को उन करेक्टर से जोड़ ले, तो उसको डिटैच करने के लिए ये अलाइनेशन इफेक्ट दिया जाता था। ये एक्चुअली इसकी डेफिनेशन है। तो ये समझ गए होंगे। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, यही ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। टू क्रिएट अ कन्फ्यूजन अमंग द ऑडियंस सो दैट दे कुड नॉट फाइंड द रियलिटी। तो कन्फ्यूज नहीं करना था, बल्कि उनको कन्फ्यूजन से दूर रखना था और उनको रियलिटी के बारे में बताना था। टू प्रेजेंट अ प्ले इन सच अ वे, इस तरह प्ले का प्रेजेंट करना, दैट द ऑडियंस में इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द सफरिंग एंड प्लेजर ऑफ द परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मर्स की प्ले को इस तरह प्रदर्शित करना ताकि लोग अपनी फीलिंग और सफरिंग को जो प्ले में दिखाया जा रहा है उसी से जोड़ लें। तो ये नहीं था, इसको दूर करना था। तो ऑल द अबव इसका नहीं है, बल्कि ए इसका ऑप्शन है। ये पॉइंट नोट कर लेना, आपसे उम्मीद की जाती है। विच ऑफ द बुक मेंशन्ड बिलो इज एन एलेगरी? तो देखिए, पिलग्रिम्स, अब जल्दी कर ले रहे हैं, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ही एलेगरी है, बाकी कोई नहीं है। बायोग्राफी लिटरेरिया आप जानते हैं किसके द्वारा लिखी है? तो ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ के मित्र रहे हैं एस टी कॉलरिज, उनकी रचना है और क्रिटिकल वर्क है। ब्यूकोलिक क्या है? देखिए, ब्यूकोलिक शब्द का अर्थ ही होता है ग्रामीण क्षेत्र में से या पास्टोरल, चरहागा से मतलब होता है। तो इसका जो ऑप्शन है, द पोइट हु रोट पास्टोरल पोइट्री, ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जल्दी कर लेना है। पैरेबल क्या होता है? पैरेबल एक मौलिक रचना होती है जो मोरल स्टोरी होती है। तो आप ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मोरल।
द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई, तो ये डॉक्टर जॉनसन है और इनकी रचना है इंग्लिश पोइट्स। तो उन पे उन्होंने लिखा है, नाम क्लियर ध्यान नहीं आ रहा है, 1-2 मिनट और। हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर किसे कहा जाता है? आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग को कहा जाता है। और दूसरे, हु कॉइन्ड द टर्म डीकंस्ट्रक्शन, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, और डीकंस्ट्रक्शन को कॉइन्ड किया है जैक्स डेरिडा ने। और फ्रॉम विच पोइम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, तो ये जो लाइन्स ली गई हैं, लव वर्च्यू सी अलोन इज फ्री, शी कैन टीच ई हाउ टू क्लाइम हायर देन द स्प्रिकाई चाइम, और इफ वर्च्यू फेबल वर हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर। तो ये बात एलेग्रो कॉमर्स टिंटन एबे या ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी किस पोइम से ली गई है? तो ये कॉमर्स से ली गई हैं, और ये जो लेडी है उसकी हीरोइन, उसके बारे में कही गई है। हु डिस्क्राइब मिल्टन अ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये बात टेनिसन ने कही है विलियम जॉन मिल्टन के बारे में। और द ग्लोरी नेवर सेल रेथ और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी, ये बात पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न ने कही है। और यहाँ पर क्वेश्चन ये है, व्हाट ग्लोरी इज बीइंग रेफर्ड टू बाई सैटर्न। तो आप सोचिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, द करेज नेवर टू सबमिट टू और यील्ड, टू रेन इन हेल, टू डिफीट गॉड, या टू स्प्रेड इविल। तो ये बात ऑप्शन ए है। देखिए ऑप्शन क्या कहा है इन्होंने, सैटर्न ने, देखिए कोई भी शत्रु पर आप तब विजय प्राप्त कर सकते हैं जब वो बिल्कुल आप हारने के बाद आपके घुटनों के आगे टिक जाए, आपके आगे घुटने टेक दे, बिल्कुल असहाय हो जाए और आपसे क्षमा मांगे, तब जो जीतने वाला है फिर वो विजय की मुस्कान अपने चेहरे पे लाता है। तो यही सैटर्न कहना चाह रहा है कि द ग्लोरी नेवर सेल हिज रेथ और माइट एक्सॉर्ट फ्रॉम मी, चाहे उसकी शक्ति के द्वारा या उसकी जो उसमें पावर है ईश्वर में, वो उस ग्लोरी को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ग्लोरी कौन सी थी कि सबमिट और यील्ड, कि मैं उसके सामने झुक जाऊं और मेरा जो साहस है वो उसके सामने झुक जाए। व्हेन डिड जॉन गॉल्सवर्दी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पीएन क्लब, देखिए पीएन क्लब के प्रेसिडेंट बनते 1921 में, 1929 में तो आपका ऑप्शन बी हो गया, और 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट, और 1932 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। गाल्सवर्दी फेमस प्ले सिल्वर बॉक्स डील्स विद, तो देखिए सिल्वर बॉक्स में इन इक्वलिटी ऑफ जस्टिस की बात की जाती है, ऑप्शन बी है। और लास्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, देखिए इस पे आप सोचिए, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी है आयरोनिकल, लेकिन जब किसी ने इसको किसी बुक में इसको डिस्क्राइब किया गया है तो नन ऑफ दीज कहा गया है, लेकिन सटायरिक जस्टिस का टाइटल तो जस्टिस का आ गया, लेकिन न्याय मिलता नहीं है, तो टाइटल आयरोनिकल हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।